Hello everyone, I am Shweta Jain. So today we are dealing with the legal current affairs जिसे हम हर हफ्ते डील करने वाले हैं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ 6 to 7 जजमेंट्स देखेंगे, न्यू लीगल डेवलपमेंट्स देखेंगे, जो आप सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई स्टेट जुडिशरीज में ये पोर्शन कवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सभी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज यूएनएस वुमेन लीगल एसोसिएशन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सेकंड, जी नागरत्ना वर्सेस जी मंजूनाथा। थर्ड, अनुपम चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दिनेश चंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट लॉन्चेस मीडिएशन फाउंडेशन टू एड्रेस जुडिशियल बैकलॉग। संतोष कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड रिजर्वेशंस फॉर ओबीसीज इन स्टाफ रिक्रूटमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट केस लॉ। दिस इज यूएनएस वुमेन लीगल एसोसिएशन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जो हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जिसे हम पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं, उसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि हर वर्क प्लेस पर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होनी चाहिए जो कि वुमेन की सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट से डील करती हो। तो कोर्ट्स में, क्या कोर्ट्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी ऐसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स तो एडवोकेट्स का वर्क प्लेस होते हैं। तो इस इशू को एड्रेस करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब भी फीमेल एडवोकेट्स के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट लॉन्च की जाती है अगेंस्ट अदर एडवोकेट्स, तो उस कंडीशन में पॉश एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। इसका रीजन बताते हुए चीफ जस्टिस आलोक अरादे एंड जस्टिस संदीप मांडे की डिवीजन बेंच ने ये बताया कि पॉश एक्ट के प्रोविजन तभी अप्लाई होते हैं जब दो पर्सन्स के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। बट इस केस में तो एडवोकेट्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच में ऐसी कोई रिलेशनशिप देखने को मिलती ही नहीं है, क्योंकि ना ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एडवोकेट्स का एम्प्लॉयर नहीं कहा जा सकता है। तो इसकी गारंटी प्रोवाइड करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर फीमेल एडवोकेट्स के साथ किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट किया जाता है बाय देयर मेल काउंटर पार्ट्स, तो उसके लिए हमारे पास एडवोकेट्स एक्ट 1961 में सेक्शन 35 के प्रोविजन जो हैं वो अप्लाई होंगे, जो कि डील करते हैं प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट कमिटेड बाय एन एडवोकेट। तो चलिए हमारे नेक्स्ट केस लॉ की तरफ, जो है जी नागरत्ना वर्सेस जी मंजूनाथा। ये केस लॉ सभी व्हीकल ओनर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस केस में हुआ क्या था, एक पर्सन है जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो इस केस में ये इशू था, क्या ऐसा जो डिसीज्ड पर्सन है उसके लीगल एयर्स मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 166 में कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि Supreme Court reiterated that the legal heirs of the deceased person driving a vehicle negligently cannot seek compensation under Section 166 of the Motor Vehicles Act. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट देने के पहले कौन सा लीगल प्रिंसिपल अप्लाई किया, वो ये है दैट यू कांट बी अ रॉन्ग डूअर एंड द विक्टिम एट द सेम टाइम। आप एक ही समय पर रॉन्ग डूअर और विक्टिम नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें जो रॉन्ग डूअर है वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा था, उसकी खुद की वजह से उसकी डेथ कॉज होती है। तो ऐसे केस में उस डिसीज पर्सन के लीगल एयर कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते मोटर व्हीकल एक्ट्स में। तो चलिए नेक्स्ट केस लॉ की तरफ, जो है अनुपम चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो कि अपनी पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वर्क करते हैं। तो क्या वो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पर रहते हुए रेगुलराइजेशन क्लेम कर सकते हैं? तो व्हाट इज रेगुलराइजेशन? रेगुलराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक एम्प्लॉय अपनी टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन को परमानेंट पोजीशन में चेंज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि दैट प्रोसिक्यूटर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस कैन नॉट क्लेम रेगुलराइजेशन, क्योंकि अगर ऐसा क्लेम रेगुलराइजेशन का क्लेम किया गया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहते हुए, तो कैन नॉट बी एंटरटेन्ड एज सच रिलीफ वुड बी कॉन्ट्ररी टू लॉ, क्योंकि ऐसा रिलीफ देना लॉ के प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्ररी है। तो किसी भी प्रोसिक्यूटर को ऐसा क्लेम नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट,
दिनेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में इशू था जो हमारा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसे हम एनडीपीएस एक्ट के नाम से जानते हैं, क्या इस एक्ट के केसेस में एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जानी चाहिए? तो जस्टिस पंकज मित्तल एंड केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मैटर को सुना और ये कहा कि ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इन एन एनडीपीएस मैटर इज अ वेरी सीरियस इशू. Then the Supreme Court observed that anticipatory bail is never granted in NDPS cases. तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज है कि NDPS एक्ट के केसेस में कभी भी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी. नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट लॉन्चेस मीडिएशन फॉर नेशन टू एड्रेस जुडिशियल बैकलॉग. जैसा कि हम जानते हैं हमारे इंडियन कोर्ट्स में 5 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं. तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए और लिटिगेशन के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में मीडिएशन प्रोसीडिंग के थ्रू डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है. इस इनिशिएटिव का नाम है मीडिएशन फॉर नेशन. इस इनिशिएटिव के थ्रू प्रमोट होगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक फास्टर और एमिकेबल वे में. ये कैंपेन 90 डेज तक चलने वाला है जो कि 1 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है एंड 30 सितंबर 2025 तक चलने वाला है, जिसमें कि जुडिशियरी के सभी टीयर्स कवर होंगे, चाहे वो तालुका लेवल कोर्ट से हो या हाई कोर्ट तक. सभी केसेस इसमें कवर होने वाले हैं, सभी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होने वाले हैं. की इंस्टीट्यूशंस जो कि इस इनिशिएटिव में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विच इज नालसा जो कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है एंड मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी इस नेशन वाइड ड्राइव में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. एंड दिस इनिशिएटिव सीक्स टू रीडिफाइन इंडियाज अप्रोच टू जस्टिस इन द 21st सेंचुरी. इंडिया की जो अप्रोच है जस्टिस के लिए 21st सेंचुरी में, ये इनिशिएटिव उस अप्रोच को रीडिफाइन कर सकता है. नेक्स्ट इज संतोष कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली. इस केस में क्या इशू था? क्या एक सिंगल मदर अपनी कास्ट के बेसिस पर अपने बच्चे के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट ग्रांट करवा सकती है? तो जनरली ये रूल होता है कि किसी भी पर्सन को ओबीसी सर्टिफिकेट ग्रांट करवाने के लिए अपने फादर या पैटर्नल साइड के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. लेकिन ऐसा रूल तो उन बच्चों के राइट्स के खिलाफ है जो कि जिनका पालन पोषण सिंगल मदर द्वारा किया जाता है, जिन्होंने बचपन से कभी अपने पिता को देखा ही नहीं है, जो अपने पिता को जानते ही नहीं है. तो वो बच्चे कैसे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे? तो इसके लिए एक सिंगल मदर ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की कि ये रूल आर्बिट्ररी है और उन बच्चों के राइट्स के अगेंस्ट है जिनका पालन पोषण सिंगल मदर द्वारा किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल 14 को वायलेट करता है ये रूल. तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये रूल आर्बिट्ररी है और सभी स्टेट्स को गाइडलाइंस दी कि वो सिंगल पेरेंटहुड को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे गाइडलाइन बनाए, एक ऐसा रूल बनाए जिसमें वो बच्चे हु आर ब्रॉट अप बाय सिंगल मदर उनको अपनी सिंगल मदर के कास्ट के बेसिस पर भी ओबीसी सर्टिफिकेट ग्रांट करवा सकें. तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है हमें. This Supreme Court verdict could reshape caste law and strengthen gender equality in India. तो लास्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड reservations for other backward classes in staff recruitments after 75 years of independence. ये बहुत बड़ा चेंज देखने को हमें मिला है कि सुप्रीम कोर्ट के ही स्टाफ रिक्रूटमेंट्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है. किन किन को? अदर बैकवर्ड क्लासेस को, शेड्यूल कास्टेस को एंड शेड्यूल ट्राइब्स को. इन तीनों को रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया है स्टाफ रिक्रूटमेंट्स में. दिस हैज बीन डन थ्रू एन अमेंडमेंट टू द रूल 4A. ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स 1961 है, उसके रूल 4A में अमेंडमेंट करके ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है. यानी कि अब ओबीसी, एससी, एसटी को एक रिजर्वेशन कोटा प्रोवाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ रिक्रूटमेंट्स में. ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है हमें. तो ये था हमारा आज का सेशन. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आशाएं जुडिशरी. थैंक यू.